नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु प्रीवियस ईयर्स में आए हुए अन्य राज्यों की परीक्षाओं के प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आपके अभ्यास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आरंभ करते हैं इसकी चौथी श्रृंखला। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है देहरादून, बी कानपुर, सी शिमला और डी सहारनपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर। डाक एवं तार प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? तो आपको बताना है क्षमता निर्माण की पद्धति में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए प्रशिक्षण, बी सुधार, सी प्रौद्योगिकी और डी लोचशीलता। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी लोचशीलता। किसी भी क्षमता निर्माण की विषय पद्धति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रशिक्षण, सुधार और प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है, लेकिन लोचशीलता इसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है? आपको विद्वान का नाम बताना है। ऑप्शन दिया है ए एच हेंसन, बी है W.A. रॉबसन, सी है A.D. गोरवाला और डी है डिमाक। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है W.A. रॉबसन। W.A. रॉबसन ने लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता माना है। लोक निगमों की आधुनिक रूप में शुरुआत जो हुई थी वो अमेरिका से मानी जाती है। अमेरिका में इन्हें कांग्रेस की भुजाएं तथा शीर्ष विहीन सरकार भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, संवैधानिक मौलिकता 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता के विषय में लोक निगमों को जिसने प्रतिष्ठित किया है उसका नाम W.A. रॉबसन है। अमेरिका में इन्हें कांग्रेस की भुजाएं और शीर्ष विहीन सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? तो आपको संसदीय नियंत्रण की विधि जो नहीं है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति का अभिभाषण, बी है संसदीय प्रश्न, सी किसी विषय पर आधे घंटे की बहस और डी है बजट पर चर्चा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं मानी जाती है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार करते हैं और इसमें सरकार की जो भी नीति होती है उसके बारे में विवरण दिया जाता है। जबकि अगर हम संसदीय नियंत्रण के बारे में बात करें तो उसमें संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, बजट पर चर्चा, ये निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये सारी चीज़ें संसद पर नियंत्रण रखती हैं। इसलिए संसदीय नियंत्रण के टूल्स हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण की कोई विधि नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन द्वारा शामिल किया गया? आपको अफगानिस्तान कब सम्मिलित हुआ था उस शिखर सम्मेलन का नाम बताना है। ऑप्शन ए है 12वें शिखर सम्मेलन 2004 इस्लामाबाद में, बी है 13वें शिखर सम्मेलन 2005 ढाका में, सी 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में और डी है 11वें शिखर सम्मेलन 2002 काठमांडू में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 14वें शिखर सम्मेलन 2007 जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। आपको बताना चाहेंगे यह 8 दक्षिण एशियाई राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान शामिल होते हैं। अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था दिसंबर 1985 को ढाका में और मुख्यालय इसका काठमांडू में है। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अभी तक 15 प्रतिवेदन दिए जा चुके हैं, तो आपको बताना है चौथा प्रतिवेदन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है सूचना का अधिकार, बी है मानव संपदा का व्यापक विस्तार, सी है संकट प्रबंधन और डी है शासन में नैतिकता। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी शासन में नैतिकता। अगर हम प्रशासनिक सुधार के विषय में थोड़ी बातचीत करें तो 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था।
अगर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो ये 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनाया गया था। यह 6 सदस्यीय आयोग था और द्वितीय प्रशासनिक सुधार ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नया रूप देने के लिए अपनी 15 रिपोर्टें अभी तक दे चुकी है। चौथे प्रतिवेदन में शासन में नैतिकता से संबंधित बातचीत की गई थी और 15वें प्रतिवेदन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन के विषय में उसमें बात की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन से नए राज्यों को सही रूप में बनाता है? तो आपको बताना है यूगोस्लाविया का जब पतन हुआ था यानी उसे बांटा गया था शीत युद्ध के अंत के दौरान, तो उसमें कौन सा राज्य पहले बना था और उसके बाद में कौन सा राज्य आया था? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है स्लोवाकिया, बी मैसिडोनिया, क्षमा चाहेंगे, ए में है स्लोवाकिया, फिर मैसिडोनिया और आर्मेनिया, बी में है आर्मेनिया, क्रोएशिया और सर्बिया, सी में है सर्बिया, मैसिडोनिया और अजरबैजान, और डी में है बोस्निया हर्जोगोविना, सर्बिया और स्लोवानिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शीत युद्ध के अंत के समय यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में जब विखंडन हुआ तो इसमें सबसे पहले जो बना था वो बोस्निया था, उसके बाद हर्जेगोविना बना, उसके बाद में सर्बिया बना और उसके बाद में स्लोवेनिया बना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? आपको याद रखना है प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन। आपको विद्वानों के नाम दिए हैं, ए है मधुलिमये, बी है विनोबा भावे, सी है जयप्रकाश नारायण और डी है मोरारजी देसाई। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन को लीड किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत पाकिस्तान के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत पाकिस्तान के संबंध में कुछ कथन दिए हैं। पहला कथन है, शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को। दूसरा है, शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। तीसरा दिया है, शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है केवल ए, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3 और डी है केवल 3। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आया है केवल ए, यानी शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं जबकि जो कमजोर राज्य होते हैं वो बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। यह कथन भारत और पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में बिल्कुल सत्य है और बाकी के जो अन्य कथन हैं वो गलत है। तो ये भारत और पाकिस्तान जो है वो वर्तमान में आप शक्तिशाली राज्य के रूप में काउंट कर सकते हैं और प्रायः जो इसकी समस्या का निवारण है ये माना जाता है कि वह द्विपक्षीय बातचीत से ही सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो उस विचारधारा का नाम बताइए जिसमें उत्पादन में वृद्धि करवाना है तो व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार देना है और इस तरह की पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है स्टालिनवाद, बी है लेनिनवाद, सी है स्तेखानोवाद और डी है माओवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तेखानोवाद। WF टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन जो पूर्व सोवियत संघ में दिया था उसे कहा था स्तेखानोवाइट या फिर स्तेखानोवाद। और स्तेखानोवाद एक ऐसी पद्धति है जो यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। तो आप याद रखेंगे ये W टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन की व्याख्या से भी संबंधित है, प्लस यह व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल का सहारा लेकर उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है।
ऑप्शन देखें, अगला प्रश्न देखेंगे, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है F.W. टेलर, बी है गिलब्रेथ दंपति, और सी है मैकफरलैंड, और डी है थर्बलिग। तो दोस्तों इसमें से बताना है अपवाद का सिद्धांत किसने दिया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, F.W. टेलर। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का जनक माना जाता है। टेलर ने अपवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह सुझाव दिया कि जिन वस्तुओं का निर्माण फैक्ट्री में गुणवत्ता के रूप में हो रहा है, प्रबंधकों को उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन उन वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसका निर्माण फैक्ट्री की कसौटी के स्तर पर खरा नहीं उतर रहा है। तो अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी F.W. टेलर के द्वारा दिया गया है और ये वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगूरलता संचार का उदाहरण है? तो आपको बताना है अनौपचारिक या अंगूरलता संचार का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए एकल छोर, बी करना, सी संभावना, और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी यहाँ पर एकल छोर, गप्पे मारना, संभावना सभी इसमें शामिल होंगे। अगर हम बात करें कि अंगूरलता संचार या फिर अनौपचारिक संचार क्या होता है, तो अंगूरलता संचार और अनौपचारिक संचार में सूचना का प्रभाव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से होता है। इसमें एकल छोर, संभावना, गप्पे मारना और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो आपको इसमें राइटर का नाम बताना है। ऑप्शन दिए है, ए है M.P. फॉलेट, बी है लिविंगस्टोन, सी है मार्क ट्वेन, और डी है बैटमैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा M.P. फॉलेट। द न्यू स्टेट जो कि 1920 में पब्लिश हुई किताब है, इसकी रचनाकार हैं M.P. फॉलेट। फॉलेट ने प्रशासन के सैद्धांतिक पहलुओं पर जोर दिया है, जिसके बारे में इस किताब में इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? आपको जिन विद्वानों का नाम दिया है उसमें से बताना है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट साइमन, बी है ट्रे, सी है मिलेट, और डी है ड्रोर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन में निर्णय निर्माण सिद्धांत की बृहद व्याख्या की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था, तो कब हुआ था? आपको सन बताना है। ऑप्शन ए दिया है 2009 में, बी 2010 में, सी 2011 में, और डी 2012 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2010 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में 2010 में हुआ था। ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिक्स नामक संगठन की स्थापना 2009 में की गई थी। उस समय ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन इसके सदस्य थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका 5वां सदस्य बना था। इस संगठन की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना का विचार गोल्डमैन सैच नामक एक आर्थिक संगठन के प्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में दिया था, और जिसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक ही स्थल पर लाने के विषय में बात की गई थी। अगर हम अभी करंट की बात करें तो करंट अफेयर के रूप में हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि ब्रिक्स में अब 5 सदस्य नहीं रहे हैं, 10 सदस्य हो चुके हैं। 1 जनवरी 2024 से इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE और सऊदी अरब इसमें शामिल हो गए हैं। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि 1 जनवरी 2024 से इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE और सऊदी अरब इसमें शामिल हो गए हैं, और अब ब्रिक्स में कुल 10 सदस्य वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन की कूटनीति, बी है कूटनीति राजनीति की एक ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है, सी है कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, और डी है कूटनीति में सफलता का यह अर्थ होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण के अनुकूल तैयार कर लिया जाए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, यानी कि जिन देशों के बीच में कूटनीतिक वार्ता चल रही है उनमें असहमति हो, ऐसा कहा जा रहा है इस सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, ये कथन बिल्कुल गलत है, आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति का विशेष महत्व रहा है। कूटनीति के माध्यम से ही प्रत्येक देश अपने संबंधों को निर्धारित करते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन के द्वारा प्रबंधन की कूटनीति इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और कूटनीतिक राजनीति की एक ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है और प्रायः ऐसे युद्ध वाली संभावनाओं को इसके द्वारा टाला जा सकता है। और कूटनीति में सफलता का अर्थ यह होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण के अनुकूल तैयार कर लिया जाए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए सभा, बी परिषद, सी सचिवालय एवं कार्य समूह और डी है पहरुआ समितियां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सभा। सीटों के अंग के रूप में परिषद, सचिवालय एवं कार्य समूह तथा पहरुआ समितियां मानी जाती है। सभा सीटों का अंग नहीं है। सीटों जो है शीत युद्ध के दौरान गठित एक सैनिक संगठन का नाम है और 1954 में नाटो का जो गठित हुआ था उसका आप इसे एक एशियाई संस्करण मान सकते हैं। इसका निर्माण शीत युद्ध के दौरान हुआ था। इसका मूल उद्देश्य डोमिनो सिद्धांत को प्रभावी रूप में लागू करना था। इसके संस्थापक देशों की अगर बात करें तो इसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड, फिलीपींस और पाकिस्तान शामिल थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ए है मार्गेनथाउ, बी है रूजवेल्ट, सी जॉर्ज शुल्ज और डी है हेनरी किसिंजर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मार्गेनथाउ, यानी मार्गेनथाउ ही डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक किताब के रचयिता हैं। 1958 में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। और अगर हम इस किताब के बारे में बात करें या मार्गेनथाउ के बारे में बात करें तो इसमें यथार्थवाद के बारे में बातचीत की गई है और इस पुस्तक के माध्यम से इन्हें यथार्थवाद के जनक के रूप में स्थापित किया जा सकता है। मार्गेनथाउ ने अपनी इस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की हुई है। तो आप याद रखेंगे मार्गेनथाउ यथार्थवाद के जनक भी माने जाते हैं। डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स 1958 में लिखी गई थी और इस किताब में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, कोलंबो समझौता 1962 का संबंध है। तो कोलंबो समझौते का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है भारत चीन सीमा विवाद से, बी श्रीलंका की तमिल समस्या से, सी भारत और श्रीलंका के आपसी मतभेद से और डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है। अगर हम कोलंबो समझौते के विषय में बात करें तो भारत चीन सीमा विवाद जब से हो रहा है तब से 1962 में इस तरह का जो विवाद वाला मुद्दा है वो सामने आया था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए 6 एफ्रो एशियाई देश जिसमें इंडोनेशिया, म्यांमार, संयुक्त अरब गणराज्य, घाना, श्रीलंका इत्यादि आए थे और इन्होंने कोलंबो प्रस्ताव के माध्यम से दोनों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया था, जिसे बाद में कोलंबो समझौता 1962 के नाम से जाना गया। तो ये भारत चीन सीमा विवाद जो कि 1960 के दशक में आरंभ हुआ था उसे सुलझाने के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो बेंथम की रचना के विरोध में ब्लैक स्टोन की पुस्तक के विरोध में बेंथम ने रचना की थी, उस किताब का नाम बताना है। ऑप्शन ए है अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776, बी है डिस्कोर्सेस ऑन द सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन 1802, ऐसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स 1791 और डी है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स 1811। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो कि आया था 1776 में।
अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776 की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की रचना द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी। बेंथम के विचारों के विषय में बात करें तो इन्होंने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के शासन की व्यवस्था का समर्थन किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके नापालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? आपको विचारक का नाम बताना है। ऑप्शन ए दिया है लासवेल, बी दिया है मैक्स वेबर, सी हार्टमैन और डी है रॉबर्ट डहल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने प्रभाव को शक्ति का ही एक प्रकार माना है और उनका कहना था कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके पालन ना करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नाटो व वर्साय संधि के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब की गई? आपको ऑप्शन दिए हैं 1990, बी है 1991, सी 1992 और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को वर्साय के शीश महल में वर्साय की संधि संपन्न हुई थी और इस प्रकार से देखें तो नाटो का वर्साय की संधि के साथ में कोई भी संबंध दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए हैं, पहला कथन है उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं। दूसरा कथन है नव दक्षिण पंथ नौकरशाही को स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करता है। तीसरा है मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व का बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। पहला है ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, बी है केवल दूसरा और तीसरा, सी है केवल पहला और सभी पहला दूसरा और तीसरा। तो आपको बताना है इनमें से कौन से गलत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और तीसरा। अगर हम मार्क्सवादी खुलेपन दायित्व बोध की कमी के लिए मार्क्सवाद के विषय में बात करें तो ये खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए किसी प्रकार की नौकरशाही के विषय में भर्त्सना नहीं करता है। मार्क्सवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था और नव दक्षिणपंथी नौकरशाही को स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। बाकी के अन्य कथन जो दोनों है पहला और तीसरा ये गलत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत सोवियत संघ शांति मैत्री व सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो भारत और सोवियत संघ के मध्य एक संधि होती है जिसे शांति मैत्री व सहयोग की संधि के नाम से जाना जाता है। किस सन में हुई थी आपको सन बताना है। ऑप्शन ए 1969, बी 1970, सी 1971 और डी 1972। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1971, यानी 1971 में ही भारत और सोवियत संघ के मध्य में शांति मैत्री व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये शीत युद्ध के दौरान हुआ था और भारत और रूस के मध्य में यह संधि हुई थी और इसी समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध आरंभ हुआ था तब सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है। तो सौदेबाजी सिद्धांत का क्या आधार हो सकता है आपको बताना है। ऑप्शन ए संधि वार्ता, बी राष्ट्रीय हित, सी युद्ध और डी संघर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संधि वार्ता। संधि वार्ता या समझौता सौदेबाजी सिद्धांत का मुख्य आधार है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह सिद्धांत राष्ट्रों के बीच संधि करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे संधि वार्ता ही सौदेबाजी सिद्धांत का मुख्य आधार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है? तो यहाँ पे कुछ संगठनों के नाम हैं जो सैन्य संगठन नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ए नाटो, बी सेंटो, सी सीटो और डी अमेरिकी राज्यों का संगठन। तो दोस्तों इसका उत्तर आप भली भांति जानते होंगे, यहाँ पे स्पष्ट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी राज्यों का संगठन। ये किसी प्रकार का कोई भी अगर सैन्य संगठन बोले तो ये सैन्य संगठन नहीं है। अमेरिकी राज्यों का संगठन एक आर्थिक संगठन है, ये सैनिक संगठन में काउंट नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए कनाडा, बी इंग्लैंड, सी यूएसए और डी जापान। दोस्तों इसका उत्तर भली भांति आप जानते होंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड।
इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, जबकि कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित रूप में है। आप यहाँ समझना होगा कि ब्रिटेन की संसद को अन्य सभी देशों की संसदों की जननी भी माना जाता है। ब्रिटेन में समय समय पर बनाए गए अधिनियमों को ही संविधान के आधार के रूप में मान्यता मिलती है। यहाँ पर संसद विधि का अंतिम स्रोत माना जाता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन जो है वो अलिखित संविधान को यूज़ करता है। कनाडा, यूएसए और जापान में लिखित संविधान है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप भलीभांति जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या 6 है। उसके बाद में उससे कम अगर बात करें तो 5 सीटों के साथ में उड़ीसा में भी जनजातियों को 5 सीटें आरक्षित करके दी गई हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या के विषय में अगर बात करें तो लगभग 20.27% जनजाति लोगों की जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, 2001 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में अत्यधिक या जनजाति बहुलता होने के कारण यहाँ पे इनका आरक्षण ज़्यादा है और 6 आरक्षित सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए रखी गई हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसके वर्णन में कहा गया कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है मॉरिस जोन्स, बी है वीपी मेनन, सी रिचर्ड सेशन और डी है ग्रानविल ऑस्टिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रानविल ऑस्टिन। इन्होंने माना था कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वह इनके द्वारा ही यानी इन कुलीन तंत्र में शामिल लोगों के द्वारा ही वो प्रभावित होता है। कुलीन तंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है, इसमें सत्ता कुछ लोगों के द्वारा निर्धारित होती है, यानी सत्ता कोई भी चलाए, सत्ता चलाने वाले के ऊपर एक विशेष वर्ग का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से ऑस्टिन ने इनके विषय में ये बात कही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। तो आपको बताना है भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिए हैं, उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया था। इसी प्रकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ और उसमें एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसे 11वां कर्तव्य के रूप में जानते हैं। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा उनके माता पिता द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं को शामिल किया गया है। इसी प्रकार अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करें तो आरटीई की शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई की बात करें तो 86वें संशोधन द्वारा 2002 में भाग 3 के 21A के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में आरटीई को भी अलग से शामिल किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार जो है मौलिक कर्तव्य बताना था। तो कुल मिलाकर के 11 कर्तव्य हैं, जिसमें से 42वें संशोधन के द्वारा 10 जुड़े थे और 86वें संशोधन के द्वारा एक कर्तव्य अलग से जुड़ा था। इस तरह से 11 कर्तव्य हो चुके हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, समझ आएंगे दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्न आपके लिए हम लाते रहेंगे। आपकी परीक्षा के पूर्व हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला दे सकें, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहें और लगातार वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।